जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक जो आज हमने पढ़ना है रिगार्डिंग आवर कोर्स सब्जेक्ट इंटरनेशनल बिजनेस। टॉपिक का नाम है जी ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन। ठीक है, तो इसके अंदर जो लर्निंग आउटकम्स होंगी जो हमने बतानी है, 6 की एलिमेंट्स बताने हैं ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन के अंदर, जो हिस्सा होते हैं इसके ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन का। और उसके बाद कंट्रास्ट मैकेनिस्टिक एंड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। Then comes to discuss the contingency factors that favor either the mechanistic model or organic model of the organization design. दो किस्म की हम जो है ना कॉन्टीजेंसी फैक्टर्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर एक तो मतलब होगा मैकेनिस्टिक मॉडल और दूसरा ऑर्गेनिक मॉडल। ठीक है, इन दोनों का जो है ना इन कंट्रास्ट हम कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद डिस्क्राइब ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन। उसके बाद जो मतलब रवायती ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन है, जिस तरह से डिज़ाइन किया जाता है नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रक्चर्स को, वो देखेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद आता है डिज़ाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है क्या चीज़। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से मुराद या ऑर्गेनाइजेशन नहीं करे भाई। अच्छा जी, तो ऑर्गेनाइजिंग से मुराद अरेंजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग वर्क टू अकम्प्लिश एन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन से मुराद, जैसे कि हमने बेसिक मैनेजमेंट फंक्शंस पढ़े थे, पोल का मैंने आपको बताया था, प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, लीडिंग होती है। ठीक है, उसके बाद कंट्रोलिंग होती है, लास्ट पे इंश्योरेंस। ठीक है, तो वो वाली चीज़ जो है, तो उसको देख लेते हैं। तो उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फॉर्मल अरेंजमेंट्स ऑफ जॉब विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग की बात है कि आपने सारे के सारे जो काम है ना उनको रिस्ट्रक्चर इस तरह से करना है, स्ट्रक्चरिंग उनकी ऐसे करनी है कि आपके जो अल्टीमेट गोल्स हैं वो अचीव हो जाएं। ठीक है, गोल्स जो हैं, जो आपने लाइक जिस तरह से जो नॉर्मली होता है गोल ऑर्गेनाइजेशन का, टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। तो अपने कामों को या अपने डूइंग्स को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है, स्ट्रक्चरिंग करनी है इनकी, कि जो आपका स्टिपुलेटेड या जो आपका सेट गोल है वो अचीव हो। स्ट्रक्चर से मुराद वो सारे के सारे इंतजाम होते हैं, ठीक है, जो आप करते हैं कि ये वाली जॉब डन हो, ये वाला काम हो जाए। उसके बाद 6 की एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, जिनकी हमने शुरू में बात की कि जो चैप्टर लर्निंग आउटकम्स थे, उनमें सबसे पहले वर्क स्पेशलाइजेशन हो सकती है, राइट। अच्छा, उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन हो सकती है। ये हम इन ब्रीफ मतलब आने वाले जो है स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे, वहां पे हम इसको बारी बारी, अभी इनका सिर्फ नाम आप राइट डाउन कर लें, नोट्स जो बना रहे हैं वो साथ साथ में इसको राइट डाउन करते जाएं। उसके बाद चेन ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, और लास्ट पे आती है फॉर्मलाइजेशन। अच्छा, ये एक मतलब आपको जस्ट फॉर एग्जांपल आपको जो है ना बताया गया है कि पर्पस क्या होता है। मिसाल दी गई है यहाँ पे कि ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग द अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसका बेसिक मोटो क्या होता है, डिवाइड वर्क टू बी डन इनटू स्पेसिफिक जॉब एंड डिपार्टमेंट। ठीक है, जिस तरह से प्रोसेस कॉस्टिंग होती है या असेंबली लाइंस होती है कि एक काम जो है अभी करना है, उसके बाद ये कंप्लीट होगा तो यो सेमी प्रोसेस्ड गुड होगी या सेमी फिनिश गुड्स होगी, वो अगले डिपार्टमेंट में वहाँ पे जो है उसके पार्ट का या उसके हिस्सा जो काम होना है अगले डिपार्टमेंट में, वो वहाँ पे होता है। फिर नेक्स्ट, इस तरह से एक कह लें कि ऑर्गेनाइज्ड
टास्क जो है वो परफॉर्म किया जाता है। अब देखिए एक चीज़ है जिसके ऊपर प्रोसेसिंग जो है वो एक लेंथी प्रोसीजर होता है, ठीक है। लाइक ऑटोमोबाइल्स की अगर आप मिसाल ले लें तो एक जगह पे पहले असेंबली हो रही है, मतलब जहाँ पे वेल्डिंग्स वगैरह हो रही हैं, पार्ट्स वगैरह बन रहे हैं, पार्ट्स कहीं और पे बन रहे हैं, असेंबल उनको कहीं और पे किया जा रहा है। उसके बाद पेंट, उसका पेंट होता है, पेंट के बाद जो है उसके अंदर जो है एक्सटीरियर इंटीरियर के जो लवाजमात होते हैं वो पूरे किए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ आती है असाइन टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल जॉब। तो हर बंदे को जो है, जो हम अक्सर बोलते हैं जेडीज, जॉब डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। तो जॉब डिस्क्रिप्शंस के अंदर उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जो एक बंदे ने, जो हमने एचआर के अंदर पढ़ा था, एचआरएम के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, के अगर आप बंदा को हायर कर रहे हैं तो उसको एक खास किस्म के उसके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए, जो काम उसने यहाँ पे जिसके लिए उसको पे किया जाना है वो वाला इसने परफॉर्म करना। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो बाइंड कर दी जाती हैं, साइन कर दी जाती हैं एक रेलिवेंट बंदे को। कोऑर्डिनेट डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन टास्क। तो जो बंदा भी जो काम कर रहा है उसकी जो समरी है वर्क डन की, वो दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, कम्युनिकेट करेगा। क्लस्टर जॉब इनटू यूनिट्स। क्लस्टर जॉब जो सारा का सारा एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को असाइन किया गया है, ठीक है, उसको क्लस्टर जॉब बोलते हैं। मतलब क्लस्टर मीन होता है बंच। एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट्स। मेन मकसद क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग का, कि एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए लोगों के दरमियान, या अगर वो एक टीम वर्क है या डिपार्टमेंट है पूरा। और इसके अलावा इसका एक और पर्पज, इस्टेब्लिशेस फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी। तो ये जो है अथॉरिटीज असाइन करना या अथॉरिटीज को असेस करना कि कौन कौन सा काम किस बंदे के जिम्मे था और वो हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है। और वो यहाँ तक जो है वो ऑथोराइज्ड है इस चीज़ को देखने में या इस चीज़ को करने में। एलोकेट एंड डिप्लॉय ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। जिस तरह से बजटिंग की जाती है उसी तरह से रिसोर्सेज एलोकेशन होती है बेसिकली, वो भी कि आने वाले वक्त में ये वाला काम करते हुए लोगों को कौन कौन सी सहूलियात या कौन कौन से रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और इसको कब कब प्रोवाइड किया जाना। डिप्लॉय का मतलब होता है कब दिया जाना है, या जो उसको इन हैंड या हैंड ओवर किया जाना है। वर्क स्पेशलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो डिग्री टू विच टास्क इन द ऑर्गेनाइजेशंस आर डिवाइडेड इनटू सेपरेट जॉब। वर्क स्पेशलाइजेशन देखिए, अब एक कारपेंटर जो है उसका काम जो है ना कारपेंटर का, वो कारपेंटर का काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उसने जो फर्नीचर का काम वो करना। लाइक अगर हम एक हाउस बिल्डिंग का या हाउस कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं उनकी मिसाल ले लें, तो उसमें कारपेंटर का काम सिर्फ और सिर्फ लकड़ी के रेलिवेंट जो है ना वो होगा। उसके अलावा जो मैसन्स है, मैसन्स ने उनकी तैयारी करनी है। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन ने अपना काम करना है। तो इसी तरह से बेटा अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल लें, ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सर्विसेज डिपार्टमेंट, लाइक जैसे सर्विस ऑफर कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी उस चीज़ को, प्रोडक्ट को फाइनल टच देने के लिए या फाइनल स्टेज तक लेके आने के लिए जो डिफरेंट काम हैं असाइन किए जाते हैं हर एक बंदे को, जिसको हम यहाँ पे सेपरेट जॉब का नाम दे रहे हैं। द डिग्री टू विच tasks in the organizations are divided into separate job with each step completed by different persons. Okay, over specialization can result in human diseconomies such as boredom, fatigue, stress, poor quality, increased absenteeism and higher turnover. अच्छा, ओवर स्पेशलाइजेशन से जो है ना, ओवर स्पेशलाइजेशन के आप जो है मतलब बिलो स्टैंडर्ड या अबव द स्टैंडर्ड अगर कोई बंदा वहां पे लगाते हैं ना, तो वो क्या होगा, तो डिस इकोनॉमीज वहां पे जो है वो प्रॉफिटेबल ऑपरेशन नहीं रहेगा। वो प्रॉफिटेबल इन द सेंस के जो जिस मकसद के लिए आपने हायर किया था वो मकसद फुलफिल नहीं हो रहा अच्छे से, ठीक है। तो उसके रिजल्ट में जो डिस इकोनॉमीज की आपको सूरत हाल नजर आ सकती है इन फॉर्म ऑफ बोर्डम, फटीग, स्ट्रेस, पुअर क्वालिटी, इंक्रीज एब्सेंटिज्म, ठीक है। तो ये टर्म्स जो हैं, अगर मैं बात करूँ बोर्डम की, ठीक है, तो फटीग, स्ट्रेस, तो ये फिजिकल स्टेट्स होती हैं, ठीक है। पुअर क्वालिटी, काम सही तरह से नहीं होगा। एक्सेटिज्म जो है वो इंक्रीज हो जाएगी कि लोग बंदे आए दिन छुट्टियां करेंगे। और हाई टर्नओवर, टर्नओवर से मुराद है कि
1 महीने के अंदर उसी जॉब के ऊपर जो आपने चौथा बंदा हायर कर लिया, क्यों छोड़ के जा रहा है? तो ये चीज़ें जो हैं उस माइट बी पॉसिबल कि वहाँ पे जो आपने बंदा लगाया था वो उसकी इंटरेस्ट का काम नहीं था, या आपने रॉन्ग बंदा प्लेस कर दिया वहाँ पे। तो इस तरह से हो सकता है। उसके बाद आती है प्रोडक्टिविटी और वर्क स्पेशलाइजेशन। ठीक है, एक खास हद तक जिस तरह से आपने देखा था कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो था उसके अंदर, ठीक है, पहले ग्रोथ थी, उसके बाद इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन के बाद जो है सेल इंक्रीज की थी, उसके बाद बूम पे चला गया था। बूम पे मैंने जहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पे आपको री इनोवेट करने की या इसको फर्दर इम्प्रूव करने की जरूरत है। अगर नहीं करेंगे तो आप मार्केट से निकल जाएंगे, डिक्लाइन पे चला जाएगी। इसी तरह से देखें कि अलोंग वाई एक्सिस जो है यहाँ पे प्रोडक्टिविटी को लिया जा रहा है, बॉटम शोज लोअर लेवल एंड हाई शो गुड परफॉर्मेंस। ठीक है, ये गुड प्रोडक्टिविटी। उसकी तरफ अगर वर्क स्पेशलाइजेशन थोड़ी होगी, ठीक है, जिस तरह से एक स्टडी मैनर या एक स्टडी स्लोप आपको मिल रहा है, ठीक है, हम्प की शक्ल में। उसके बाद अगर ज़्यादा वर्क स्पेशलाइजेशन जो हमने पीछे पढ़ा कि ओवर स्पेशलाइजेशन होगी तो उससे भी आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीजिंग ट्रेंड शो करेगी। अच्छा, डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय टाइप। डिपार्टमेंटलाइजेशन की अगर हम बात करें तो अगर टाइप्स के लिहाज से डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले होता है फंक्शनल, ठीक है, जो खुद परफॉर्म करना होता है, ठीक है, या इन कह लें कि फिजिकल मैनर, ग्रुपिंग जॉब्स बाय फंक्शंस परफॉर्म्ड। काम कौन सा करना भाई, कौन सा काम करना है? पेंटिंग का काम करना है, असेंबली का काम करना है, फिनिशिंग का काम करना है, कौन सा काम करना है? तो ऐसी जॉब जिसको हम ग्रुप कर लें बाय मीन ऑफ बाय रिस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, तो ये एक चीज हो गई। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस ग्रुपिंग जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट आर कस्टमर फ्लो, प्रोसेस के लिहाज से। ठीक है, जिस तरह से कस्टमर सर्विसेज की अगर बात करें तो उसमें जिन्होंने सेल्स के लिए आना है लोगों ने, मतलब जिन्होंने बाय करने आना है, या सेल्स डिपार्टमेंट अलग होगा। कस्टमर सर्विसेज अब ये नहीं है कि सामने फैक्ट्री लगी हुई है और आपने जो है डिपार्टमेंट जो कस्टमर सर्विसेज वाला वो मिल के एंड पे बनाया हुआ है, तो लोगों को बीच में से आपने डिजाइन इसको इस तरह से करना है डिपार्टमेंट्स को कि जो इजीली असेसिबल हो, और एज जहाँ पे आपका कह लें कि कस्टमर का ज्यादा होता है, लाइक ज्यादा होने से मुराद कहने का मतलब कि जहाँ पे कस्टमर ज्यादा, जैसे कस्टमर सर्विसेज के अंदर लोग ज्यादा आते हैं प्रॉब्लम फेसिंग, जिस तरह से आप सेलुलर कनेक्शन यूज कर रहे हैं तो आप हर बार सिम चेंज करवाने नहीं जाते या हर बार डिवाइस चेंजिंग करवाने जाते। कोई भी मसला होता है कि कोई पैकेज नहीं लग रहा है, कोई इस तरह का काम नहीं हो, मतलब कोई बैलेंस डिडक्शन हो गई है, वो आपने बिल पेमेंट करनी है, तो कस्टमर सर्विसेज जो है फ्रंट एंड के ऊपर होने चाहिए। ये ना हो कि जहाँ पे आपका टेक्निकल एरिया वो शुरू में हो, ठीक है, एंट्री पे, उसके बाद जो है वो एचआर का डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस और लास्ट पे कस्टमर। तो आपने इनको इनकी हायरार्की को सामने रखते हुए इनको जो है करना होता है प्रोसेस के लिहाज से डिजाइन। ठीक है, डिपार्टमेंट्स को प्रोडक्ट प्रोडक्ट के लिहाज से ग्रुपिंग जॉब बाय प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, प्रोडक्ट जितनी भी आपकी प्रोडक्ट लाइंस के अंदर जितनी भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा हैं वो इजीली एक्सेसिबल होने चाहिए। ठीक है, इसको भी आप इसी तरह से समझें कि आपने जॉब की ग्रुपिंग जो करनी है ना वो प्रोडक्ट लाइन के लिहाज से करनी है। उसके बाद आता है कस्टमर्स ग्रुपिंग जॉब्स बाय टाइप्स ऑफ कस्टमर एंड नीड्स। उसके बाद जियोग्राफिकल ग्रुपिंग जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी एंड जियोग्राफी। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स की अगली चीज चेन ऑफ कमांड सेकंड। अच्छा, कंटिन्यूअस लाइंस ऑफ अथॉरिटी दैट एक्सटेंड फ्रॉम अपर लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू लोएस्ट लेवल। चेन ऑफ कमांड के ऊपर से अगर कोई डिसेमिनेट या ट्रांसफर होता है, कोई पैगाम आता है, तो वो किस तरह से पास ऑन होगा, कहाँ से कौन सा बंदा किसको रिपोर्ट करेगा, उसकी जिम्मेदारी आगे मतलब आगे जो है किस बंदे को रिपोर्ट करना और इसने किस तरह से डिसेमिनेट करना। यानी कि हम दूसरे अल्फाज में इस तरह से कह सकते हैं कि जो चेन ऑफ कमांड है वो कहाँ से शुरू होनी है और कहाँ पे एंड होनी है, और बाय मीन ऑफ अ पर्टिकुलर रूट। ठीक है, रूट मतलब कौन से रास्ते से कौन से बंदे ने किसको रिपोर्ट करना, उसने आगे किसको करना, उसने आगे किसको करना। क्लैरिफाई वो रिपोर्ट्स टू होम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आती अथॉरिटी, द राइट्स इनहेरिट इन अ मैनेजरियल पोजीशंस टू टेल पीपल व्हाट टू डू एंड टू
एक्सपेक्ट देम टू डू इट। अथॉरिटी से मुराद कि किस बंदे के पास इस चीज़ का हक मौजूद है या किस बंदे के पास इस चीज़ की अथॉरिटी मौजूद है कि उसने लोगों को डायरेक्ट करना कि ये काम इस तरह से करो, ठीक है, और वो एक्सपेक्ट भी ये करे कि मेरी बात ये मानेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट ने या उस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है कि इसने लोगों से काम करवाना है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस टू परफॉर्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो आपको असाइन टास्क किया जा रहा है, तो जिस तरह से एक टीचर जो है, ये क्लास इंस्ट्रक्टर जो है, आपको एक काम जो है या आपको एक असाइनमेंट देता है, ये असाइनमेंट पुट करता है, तो उसके अगेंस्ट जो है वो आपसे यही एक्सपेक्ट करता है कि सारे जमा करवाएं। तो ये मेरे लिहाज से मैंने जो है अपनी कह लें कि मेरे पास अथॉरिटी है, मैंने आपको साइन किया है और उसको फुलफिल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूनिटी ऑफ कमांड, द कॉन्सेप्ट दैट अ पर्सन शुड हैव वन बॉस एंड शुड रिपोर्ट ओनली टू दैट पर्सन। यूनिटी ऑफ कमांड, जिसको आप सेंट्रलाइजेशन भी बोलते हैं, तो इससे मतलब कि सब बंदों ने, जितने भी आपके वर्कर्स हैं, कोलीग्स हैं, उसने किस बंदे को रिपोर्ट करना। जैसे कि मोस्टली डिपार्टमेंट्स के अंदर जिस तरह से हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन की होती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो हेड है या प्रोडक्शन जनरल मैनेजर है, उसको सारे सुपरवाइजर्स ने आके रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये एक कह लें कि देख लें यहाँ से कि 5 कॉमन फॉर्म्स ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। सबसे पहले फंक्शनल, उसका आपको पिक्चोरियल फॉर्म दे दी गई है। तो ये देखें, प्लांट मैनेजर है, प्लांट मैनेजर के नीचे इंजीनियर्स आते हैं, अकाउंटेंट्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, एचआर के बंदे आते हैं, और उसके बाद परचेजिंग मैनेजर्स आते हैं। उसके बाद जियोग्राफिकल डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर वेस्टर्न रीजन, साउदर्न रीजन, मिड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न रीजन, तो ये सारे के सारे लोग। अच्छा, उसके बाद आती है अगली प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन की अगर बात करें, ग्रुप जॉब्स बाय प्रोडक्ट लाइन। तो इसमें देख लें, सबसे पहले तीन तीन हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है, ठीक है। मैस ट्रांजिट सेक्टर, और दूसरा रिक्रिएशनल यूटिलिटी व्हीकल सेंटर्स, और उसके बाद रेल प्रोडक्ट सेक्टर। तो ये प्रोडक्ट्स के लिहाज से पहले देखें, मास ट्रांजिट सेक्टर अलग चीज़ है, उसके बाद रिक्रिएशनल एंड यूटिलिटी व्हीकल सेक्टर्स, ठीक है, ये इंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट है। उसके बाद रेल प्रोडक्ट सेक्टर, ये भी इंटायरली डिफरेंट है। अगर मैस ट्रांजिट सेक्टर की बात करें, तो मैस ट्रांजिट डिवीजन, और उसके बाद बम्बार्डियर रोटेक्स, ठीक है, ये प्रोडक्ट कोई और है। अच्छा, इसके बाद जो है सिर्फ ये दो। उसके बाद अगर आप देखें रिक्रिएशनल एंड यूटिलिटी व्हीकल सेक्टर्स के अंदर, रिक्रिएशनल प्रोडक्ट डिवीजन, ठीक है, लॉजिस्टिक्स, उसके बाद इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, और बम्बार्डियर रोटेक्स, ये चीज़ें होंगी। उसके बाद प्लांट सुपरिटेंडेंट की अगर हम बात करें, तो नीचे ये सारे उसके सबऑर्डिनेट हैं, डायरेक्टर्स ऑफ सेल्स, इसको किसने रिपोर्टिंग करनी है। तो ये जो 5 फॉर्म्स ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन थी। उसके बाद चेन ऑफ कमांड की बात करें, तो ये देखें, सीईओ जो है, उसने इंफॉर्मेशन या उसने डायरेक्ट जो आपके डिस्ट्रिक्ट के साथ कम्युनिकेट नहीं करना है। उसने क्या करना है, उसने आगे 3 बंदे हैं जिनको आप वाइस बोल रहे हैं, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट्स और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट। दो मतलब प्रेसिडेंट के 2 नायब होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट ने अपने जो भी रिपोर्टिंग होनी है, इन्होंने वर्क असाइन कर देना कि ये चीज़ देख के मुझे रिपोर्ट करो। उसके बाद आगे सब ऑर्डिनेट्स की एक लंबी लाइन लगी है, देख लें, वाइस प्रेसिडेंट मतलब सेम ओहदे के ऊपर 4 लोग और एक बॉस, वाइस प्रेसिडेंट जिसने रिपोर्टिंग पर्सन है जो, ठीक है। उस रिपोर्टिंग पर्सन को डिफरेंट रीजन्स जो हैं, ठीक है, वो रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगी। लाइन वर्सेस स्टाफ अथॉरिटी, ये देखें, ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने डायरेक्ट रिपोर्टिंग होनी है इसको बाय मींस ऑफ डायरेक्टर्स ऑपरेशंस। डायरेक्टर ऑपरेशंस जो है मतलब सबकी रिपोर्ट इकट्ठी करके सीईओ को। इसको असिस्ट कौन करेगा, असिस्टेंट करेगा, असिस्टेंट टू दी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, ठीक है। डायरेक्टर ऑपरेशंस ने यूनिट नंबर 1 की रिपोर्ट्स या समरीज इकट्ठी करनी है यूनिट नंबर 2 की, ठीक है। ये एक पैरामिड्स की शक्ल बनती है। span of control, numbers of employees who can be effectively and efficiently supervised by a manager। एक बंदा कितने लोगों को जो है कंट्रोल कर सकता है, या एक बंदा कितने लोगों से फीडबैक या सुपरवाइज करना होता है, इसको हम स्पैन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। लाइक जिस तरह से अगर आप कहें कि 9 वर्कर एक बंदे के अंडर काम कर रहे हैं या एक बंदे को रिपोर्टिंग करनी है,
और दूसरी तरफ जो है एक बंदे को 100 बंदे ने रिपोर्टिंग करनी है, तो इसका मतलब स्पैन ऑफ कंट्रोल किसका ज़्यादा है? जिसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज़्यादा हैं या जिसके सबऑर्डिनेट्स ज़्यादा हैं, राइट? विथ ऑफ स्पैन इज इफेक्टेड बाय, अच्छा ये विथ या स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है इफेक्टेड बाय बाय ड्रॉप डाउन पॉइंट्स या ड्रॉप डाउन जो आप कह लें कि डायमेंशन, इनकी वजह से विथ ऑफ स्पैन जो है इफेक्ट होती है स्किल्स एंड एबिलिटी ऑफ मैनेजर। ठीक है, अगर तो वो एक कह लें कि शार्प माइंड और काफ़ी सोशल किस्म का बंदा है, तो वो रिपोर्टिंग खुद ब खुद अपने तरीके से करवा लेगा, लोगों से फीडबैक लेता रहेगा। एम्प्लॉयज करेक्टरिस्टिक्स, एम्प्लॉय करेक्टरिस्टिक्स ये जो है स्पैन ऑफ विथ को जो है कंट्रोल करती है, जहाँ पे अक्सर आप देखें लेबर यूनियन वगैरह के, जी हम तो इस तरह से नहीं करते रहे, काम नहीं करते रहे, तो फिर क्या हुआ? यहाँ पे आपने एसओपीज नहीं पढ़े, आपने रिपोर्टिंग करनी करनी है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्क बीइंग डन, काम किस नौइयत का था जो इनको सौंपा गया था। सिमिलैरिटी ऑफ टास्क, जो काम सौंपा गया उसमें डिफ्रेंसिएशन या सिमिलैरिटीज कहाँ किस हद तक थी। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टास्क,